पर चर्चा करते हैं। आप सबको विदित है कि प्रेमचंद ने सबसे जो उपन्यास के धरातल पर जो सबसे बढ़िया उपन्यास हिंदुस्तान को दिया और जिसको बहुत पसंद किया जाता है, वो गोदान है। उत्तर भारत की पूरी कथा में गोदान हर घर में मौजूद है। वो किसान का दर्द, उस किसान की जो पीड़ा है, वो हर जगह है। प्रेमचंद ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर उपन्यास लिखा और उस औपनिवेशिक शासन काल में भी प्रेमचंद अपने आप को जिस प्रकार से जोड़ते हैं, वो अभूतपूर्व है। उसके पीछे जो औपन्यासिक रूढ़ियाँ में जकड़े हुए पतन के गर्भ है, हिंदू समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है, वो विद्रोह करने वाली स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो सती हो जाएं और या तो वैश्य व्रत में चले जाएं। ऐसी विकराल समस्याओं को रख करके पुरुष समाज में किस तरह की तब्दीली आए, किस तरह बदलाव आए, वो सेवा सदन उपन्यास लिखते हैं, जो वैश्याओं के उद्धार के लिए, स्थापना के लिए लिखा जाता है और एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं। वो विकल्प पूरी तरह से भले ही कमज़ोर सिद्ध हुआ हो, लेकिन भारत में नहीं, सारे संसार में वैश्य समाज की जो स्थिति है कि पुरुष समाज से उसकी लड़ाई जो जिस रूप में है, उसे देखते हुए सेवा सदन बहुत परिपक्व रचना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण की जो भारतीय स्थितियां थीं, जो बदलाव थे, उसमें उसका अभूतपूर्व योगदान है। इतना तो कहा जा सकता है कि उसके अभूतपूर्व योगदान में ज़रूर प्रेमचंद उसको आगे लेके जाते हैं। दहेज प्रथा के विरोध में ये है जो स्वतंत्र प्रेमचंद पूर्व उपन्यास दिखाई देते हैं, वो सेवा सदन के दुष्परिणाम के रूप में भी आ सकते हैं। इसके भीतर नारी के प्रति लेखक की जो संवेदना उमड़ती है, वो जरूर दिखती है। प्रेमचंद ने वैश्य जीवन पर आधारित पूर्ववर्ती उपन्यासों की तरह इस व्रत को चटपटा वर्णन तो नहीं किया, और न वो इस तरह का चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज में यथार्थ वर्णन हो, जैसा समाज में दिख रहा है वैसा वर्णन हो, और उनकी जो नैतिकवादी दृष्टि है वो उपन्यास में जरूर परिलक्षित दिखाई देती है। वैश्य जीवन के ब्यौरे ना के बराबर, उसमें केवल ये बताया गया कि वैश्याओं को कोठे पर किस प्रकार से रखा गया या रखा जाता है, वहाँ की यातनाएं किस प्रकार से होती हैं, उनकी यातनाओं के पीछे उनके कारण क्या क्या होते हैं, और वो एक साधारण प्रेम के लिए तरस रही है। और जब साधारण प्रेम के लिए तरस रही हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर ये जरूर अपराध बहुत जागृत होता है। और जो हिंदू मुस्लिम संबंधों में वैश्य वृत्ति जोड़ करके प्रेमचंद ने देखा, व्यवसाय के आर्थिकपन के रूप में देखा, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को किस प्रकार सांप्रदायिक रूप देते हैं वहाँ देखा। आप समाज में आप देखिए तो दो तीन चीज़ें आपको बहुत समानांतर रूप से मिलेंगी कि आपको दारू के ठेके, ये किसी जातिवाद का केंद्र नहीं है। हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, पंडित जी भी जाएंगे, ठाकुर साहब भी जाएंगे, धोबी भी जाएंगे, पासी भी जाएंगे, बनिया भी जाएंगे, कहार भी जाएंगे, मल्लाह भी जाएंगे, खटीक भी जाएंगे, जमादार भी जाएंगे। सभी लोग जाकर के बैठ के चाव से दारू पीते हैं। वहाँ कोई किसी की जात नहीं है। आपने कभी गौर किया होगा? इसी प्रकार कोठा है जहाँ वैश्याएं रहती हैं, वहाँ भी किसी जात से किसी को मतलब नहीं है। मौलवी साहब पहुँच रहे हैं, ठाकुर साहब पहुँच रहे हैं, लाला जी पहुँच रहे हैं, पंडित जी पहुँच रहे हैं, फला पहुँच रहा है, ढेका पहुँच रहा है, वहाँ जात नहीं देखी जाती। आपके पास पैसा है, पहुँचिए। दोनों जगह में आप पैसा बड़ा महत्वपूर्ण है, और दोनों जगहों में बिना पैसे की आपकी कोई पूछ नहीं है, चाहे आप रूप से कितने सुंदर क्यों ना हो और रूप से कितने कुरूप क्यों ना हो। पैसा है तो आपकी हर जगह पूछ। अब प्रेमचंद के पूर्व जो मध्यवर्ग की जो स्थिति थी, उस यथार्थवादी आदर्शवादी पद्धतियों में आप देखिए
तो जमींदार वर्ग, समृद्ध वर्ग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का चित्रण प्रमुख। और जो मध्यवर्ग की जो घुटन है वो उतना बहुत कथा उसकी कारगर कथा नहीं है। लेकिन सेवा सदन में हिंदी उपन्यास में एक ज़बरदस्त बदलाव लेके आया। और वो बदलाव क्या था कि उपन्यासों में बलवंत भूमिहार जैसे कुछ उपन्यासों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो धार्मिक नैतिक उपदेश हैं वो सेवा सदन के अंतर्गत परंपरा का आरंभ और घटनाओं के स्थान पर कार्य व्यापार की परिणति दिखाई देती है। सेवा सदन के साथ प्रकृति नारी सौंदर्य, विरह और अन्य प्रकार के परंपरागत वर्णों को स्थान मिलता है। पूर्ववर्ती उपन्यासों में यह वर्णन औपनिवेशिक संसार के अविभाज्य अंग न हो करके बल्कि उसमें आरोपित होते। कभी कभी इनका इतना प्राचुर्य होता था कि कथा सार का अस्तित्व ही हवा में उड़ जाता था, सौंदर्य की ही रूपरेखा आगे तक बढ़ती जाती थी। यानी जो कथ्य है उससे हम कहीं आगे निकल गए, कथ्य पीछे रह गया। हम अगर नए नक्श की बात करने लगे, हम उनके गालों बालों की बात करने लगे तो उसी में रमे रह गए। 5-5, 6-6 पृष्ठ सौंदर्य में चले जा रहे हैं। प्रेमचंद ने एक संतुलित रूप अपनाया। शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद में भले कोई सेवा सदन में कोई नवीनता हो, लेकिन किस्सा कोई नाटकीयता कथाओं का संक्रमण दिखाई देता है। इसके पूर्व उपन्यासों में देखिए चंद्रकांता या परीक्षा गुरु, बलवंत भूमिहार, तमाम पूर्ववर्ती उपन्यासों में एक अंतर जरूर मिलेगा। जो पहले जो किस्सा गोई की परंपरा थी प्रेमचंद के यहाँ वो ख़त्म दिखाई देती है। वो किस्सा गोई यथार्थ से जुड़ करके आती है और वो यथार्थ जो अन्य पाठकों की तुलना में भाषा की दृष्टि से या उनके शिल्प की दृष्टि से जो दिखाई देता है उसको वो लेकर के आते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास है प्रेमाश्रम। ये 1918 से 1920 के आसपास लिखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिकता शासन के अंतर्गत किसानों जमींदारों के संबंध का चित्रण है। और इस काल में सबसे तीखी सच्चाई यह है कि भारत एक विदेशी पूंजीवादी ताकत का उपनिवेश था जिसका एकमात्र लक्ष्य देश का आर्थिक शोषण करना था। ब्रिटिश हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि हम शासन करेंगे, बल्कि वो हमारी सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक समाप्ति की ओर भी आए थे, जिसमें से हम जितने समृद्ध थे उतने समृद्ध तो कम से कम नहीं रह गए और ना ही उतने समृद्ध अंग्रेज हमको छोड़ गए। जो औपनिवेशिक सत्ता है वो प्रेमचंद के साथ खड़ी है। प्रेमचंद उसका पुरजोर विरोध करते हैं। देशभक्ति का जहाँ दावा है, भारत समाज जो संस्था है उसकी बात की जाती है। और उसके बाद के उपन्यासों में प्रेमचंद ने पराधीनता के यथार्थ को उनके व्यापक आयामों की जटिलता के रूप में दिखाया। चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, सांसारिक हों, साहित्यिक हों, सभी के बारे में प्रेमचंद ने खुल के चर्चा किया। रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यासों में आर्थिक शोषण का एक सर्वप्रमुख रूप देखने को मिलेगा। चाहे वो भारतीय किसान हो, भारतीय मजदूर हो, सबके पीछे एक पीड़ा है और वो पीड़ा शोषण की पीड़ा है कि कैसे उसका शोषण किया जा रहा है। मालिक, करिंदा और समाज का जो अहम वर्ग है वो उसके शोषण को किस प्रकार से बढ़ावा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रत्येक विद्यार्थी इस बात से अवगत है कि लगानबंदी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि गांधी जी ने जमींदारों, महाजनों और सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को उग्र धारण नहीं करने दिया, फिर भी किसानों और मजदूरों के जो आंदोलन हुए वो शोषकों ने उनके खिलाफ किया। इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व बिहार, उत्तर प्रदेश में होने वाले किसान आंदोलनों का प्रमाण। प्रेमचंद के उपन्यासों में किसानों के संघर्ष को यह दिखाया गया कि जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो किस प्रकार से प्रेमचंद उनको आगे करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं और उनको तवज्जो देने के साथ साथ उनकी पीड़ा को एक व्यापक मंच पर रखते हैं। चाहे वो लगान वृद्धि हो, चाहे वो बेगारी हो, फसल न होने पर पूरा हर्जाना देने का विरोध करना,
एकजुट होकर के जमींदारों से किसानों ने इस संघर्ष को सरकार जमींदारों के साथ देती और किसान और कृषक मजदूर ने नेता गांधीवादी हैं। इन किसान बीच बीच में हिंसा भी करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन का ऐतिहासिक सच्चाई जो प्रेमचंद के उपन्यासों में है वो अन्यत्र के उपन्यासों में कम ही दिखाई देती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वाधीनता की लड़ाई का खुला चित्रण आपको मिलेगा। उनकी कहानियों में स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साबरमती आंदोलन का चित्रण अधिक प्रखर है। उनके उपन्यासों में भी अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमींदारों के विरुद्ध किसानों के जो मूवमेंट हैं वो भी दिखाए गए हैं। उनके उपन्यासों में दलित स्त्रियों के प्रति, दलित समाज के प्रति और विशेष करके शोषक के प्रति जो सहानुभूति है वो दिखाई देती है। और चाहे वो गोदान में सिलिया चमारिन का प्रसंग हो या रंगभूमि में सूरदास का प्रसंग हो। प्रेमचंद के समकालीन मध्यवर्गीय समाज जो अनेक प्रकार के अंतर विरोधों से परेशान था, उसकी सामाजिक मान्यताओं में उनकी धारणाओं की आलोचनात्मक जो प्रस्तुति प्रेमचंद ने दिया वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी उपन्यास के लिए, हिंदी पाठकों के लिए। और उस ईमानदारी के साथ साथ प्रेमचंद ने जो भारतीय जीवन में जो फजूल खर्ची है उस फिजूल खर्ची को भी उस रोकने का एक प्रयास किया। भारतीय जीवन के यथार्थ एक महत्वपूर्ण पक्ष को समाज के परिवार में जो नारी की स्थिति है, भारतीय नवजागरण की परंपरागत स्थितियों में सुधार और अभिनव रूप से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद की उपन्यासों का कथावस्तु समाज को एक दिशा देने में बेहतरीन कामयाब होता है। प्रेमचंद के समय में विशेष तौर से जो घर और बाहर की जो समस्या थी वो भी सामने आती है। सामाजिक विवाह, उसके पश्चात स्त्रियों के अत्यंत कठोर रूप होना, ये प्रेमचंद के उपन्यासों में हम देख सकते हैं। और विशेष करके जो समाज के जो आडंबर हैं, चाहे वो बहु विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो लड़की की उम्र से बड़े उम्र के लड़के के साथ शादी कर देना है, निर्धनता हो या मालगुजारी हो, या जो गांव में जो पंचायत बैठती है उसका जो स्वरूप हो, प्रेमचंद के उपन्यासों में, कहानियों में इन चीज़ों का जो यथार्थ और मार्मिक चित्रण मिलेगा वो हमारे परिवेश को समृद्ध करता है, हमारे साहित्य और साहित्य विवेक को भी समृद्ध करता है। प्रेमचंद के नारी पात्र अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति बेचैन होते हैं पर वे विद्रोह की दिशा में बहुत दूर तक नहीं जा सकते, यानी यथास्थितिवादी हैं। प्रेमचंद विद्रोह दिखाते हैं, थोड़ा सा विद्रोह उगवाते भी हैं, लेकिन वो किसी पंडित की तरफ नहीं जा सकते। अंततः वो जो नियतिवाद की शिकार हो जाती है, जैसी व्यवस्था दी गई है उसी व्यवस्था में वो रह के जाएगी। और प्रेमचंद के यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, गोदान में मेहता के शब्दों में कहलाते हैं कि औरत वफा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने आप को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंग बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की हो जाती है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है और शांतिपन सहिष्णु है। मेहता ही नहीं, स्वयं प्रेमचंद भी क्षमा, त्याग और हिंसा को नारी का विशेष गुण मानते हैं। और मेहता प्रेमचंद के प्रवक्ता हैं गोदानोपन्यास में, यानी प्रेमचंद जो अपनी बात जिस रूप में कहलाना चाहते हैं उस रूप में प्रेमचंद मेहता से अपनी बात कहलाते हैं। वैचारिक रूप से प्रेमचंद नारी की सामाजिक स्थिति में एक नितांत असंतुष्ट थे। वे समाज में नारी के महत्वपूर्ण स्थिति के पक्षधर थे। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक ही नहीं बल्कि स्वयं भी उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। आश्चर्य हो सकता है कि प्रेमा में जो 1907 में लिखा गया विधवा विवाह का सहानुभूति चित्रण करने के बाद अपने परवर्ती उपन्यासों में इससे बचते रहे। जहाँ तक कि प्रेमा का जो प्रेमातरण प्रतिज्ञा में दिखाई देता है और गोदान में गोबर और झुनिया, सिलिया और मातादीन के रूप में दिखाई देता है, वो अंतर्जातीय विवाह की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम है, जिसमें से वो आगे बताते हैं कि आगे आने वाले भारत में अंतर्जातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं, आज भी आप देखिए कि इसकी धमक शहरों से बढ़ कर के गाँव तक बढ़ रही है। जो एक मनपसंद साथी पाने की जो इच्छा पुरुषों और स्त्री दोनों में है, वो अंतर जातीय विवाह के प्रबल पक्षधर होते हैं और जिनका ये मानना है कि जीवन हमको जो जीना है, जीवन हमको अपने तरीके से जीना है, हमें इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं चाहिए।
हम अगर ज़िंदगी के फैसले ले सकते हैं तो हम अपने जीवन साथी को चुनने की भी आज़ादी का विकल्प भी मांग सकते हैं। हम अपने साथी को, अपने जीवन साथी को चुनने का, एक दूसरे को पसंद करने का, एक दूसरे के प्रति जानने का हक रख सकते हैं, क्योंकि हम बालिग हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आएंगे। हमें दोनों लोगों को मिल करके इस जीवन की गाड़ी को चलाना होगा। प्रेमचंद इसके पक्षधर हैं। और उस समय आप देखिए कि प्रेमचंद जो अपने जीवन की जो सामाजिक क्रांति के साथ दिखाई देते हैं। 1930 में वो गांधी जी ने स्त्रियों को विदेशी वस्तुओं की दुकानों, शराबखानों और सरकारी संस्थानों में धरना देने की बात कही। इस आह्वान पर हजारों स्त्रियों ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल गईं। खुद प्रेमचंद की पत्नी शिवानी देवी भी जेल गईं। इसका असर प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी पत्रों पर दिखाई देता है। गपन की जल्पा के चरित्र का उत्तरार्ध नारी के जागरण से दिखाई देता है। कर्मभूमि में सुखदा हरिजनों के मंदिर प्रवेश आंदोलन को नेतृत्व करती है और जेल जाती है। सुखदा के अलावा सकीना, बुढ़िया, पठानिन, रेणुका देवी, मुन्नी आदि तमाम स्त्रियां हैं। नैना को जुलूस का नेतृत्व करती है, शहीद हो जाती है। इस तरह प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी त्याग और बलिदान को एक मंजिल पार करती हुई दिखाई पड़ती है। गोदान की मालती देश सेवा और समाज के लिए विवाह न करने का व्रत रखती है। हिंदी कि किसी अन्य उपन्यासकार की रचना में भारतीय नारी का यह जागरूक रूप संभवतः ही दिखाई पड़ता हो या ना के बराबर दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद एक स्त्री की छवि गढ़ते हैं और उत्तर भारत में जिस स्त्री की छवि को गढ़ते हैं वो पूरे भारत में उसको जोर शोर से लागू करने की कोशिश की जाती है। प्रेमचंद गांधी के आदर्शों पर चलते हैं और बहुत अधिक तक गांधी जी के आदर्शों तक वो प्रभावित हैं। किंतु समग्रता से देखने पर जो उनके नारी विषयक विभाजन अंतर विद्रोह में धुंधलापन है, उनकी दृष्टि में उपन्यासों में प्रेम, विवाह और पति पत्नी के संबंध जुड़े प्रसंगों में होती है। वो प्रेम की संवेदना के आंकन की दृष्टि से प्रेमचंद कोई विशिष्ट कथाकार तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत करने वाले कथाकार जरूर माने जाते हैं। पूर्ववर्ती उपन्यासों प्रेम का जो परंपरागत चित्रण है वो प्रेमचंद के उपन्यासों तक नहीं आता है, बल्कि प्रेमचंद उस परंपरागत उपन्यासों के चित्रण से अलग हट करके एक नई दिख बनाते हैं और उसको करते हैं। प्रेम में ज्ञान शंकर गायत्री का जो प्रेम प्रसंग है वो एक तरफ लोभ और कपट, दूसरी तरफ मूल भावुकता से जुड़ा हुआ है, जिसे ठोस और गहन रूप में देखने पर आपको प्रेमचंद के दैहिक प्रेम और वैधव्य, कुंठा और भक्ति का घालमेल दिखाई देगा। लेकिन रंगभूमि में विनय और सोफिया का प्रेम संवेदना के धरातल पर प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रेमचंद मूर्त रूप तक नहीं दे सकते हैं। समाज और धर्म कर्तव्य से प्रेम की टकराहट को प्रेम का पराजय दिखाने के लिए कथाकार ने दोनों प्रेमिकाओं को अकाल मृत्यु का शिकार बनाना पड़ा। कायाकल्प में चक्रधर के प्रति मनोरमा का प्रेम भी घुटन रूप लेकर के संभावनाओं से रहित, उसे पंडित की निरर्थकता होती है। गोदान में मेहता मालती का प्रेम आदर्श की बलि चढ़ जाता है, केवल गोबर और झुनिया ही सफल हो पाते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद के जो प्रेम रूपी चित्रण है या दैहिक प्रेम को समाज और देश की व्यवस्था को जोड़ करके प्रेमचंद ने एक नया आयाम देने की कोशिश अवश्य किया। उसकी शुरुआत वो अपने उपन्यासों में करते हैं, जिसके परवर्ती उपन्यासों में इसकी छवि दिखाई देती है और उस छवि को दिखाई देने के पीछे संभवतः प्रेमचंद का जो बदलाव है, प्रेमचंद जो तब्दीली चाहते हैं समाज के प्रति, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद के एक उपन्यासों का एक हिस्सा है दलितों की सामाजिक स्थितियों से संबंध है, और महात्मा गांधी दलितों के पक्ष में खड़े होते हैं, हरिजन निकालते हैं और वो मंदिर प्रवेश कराने की बात करते हैं। और जो हमारे गाँवों में, हमारे शहरों में जो छुआछूत की प्रथा है कि जो SC/ST वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको पानी न छूने देना, उसका छुआ खाना न खाना, एक तरह से उसका सामाजिक जो बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेमचंद और गांधी दोनों उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो भी मनुष्य है, वो भी समाज में उतना ही हकदार है जितना कि अन्य लोग, और उसको अछूत करा करके हमको इसको जो मंदिर है और मस्जिद है इसको नहीं रोकना चाहिए। वो अपने कर्मभूमि उपन्यास में दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो एक अधिकारी है वो अधिकारी किस प्रकार से
ज़बरदस्ती करता है। गोदान में वो सिलिया और ब्राह्मण माता दीन के ज़बरदस्ती चमार बनाने को लेकर विद्रोही भावना का परिचय देते हैं। अगर जिन लोगों ने गोदान पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो सिलिया है, जो सिलिया जिसमें प्रेमचंद इस्तेमाल करते हैं शब्द को सिलिया चमारिन, जो और माता दीन जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, उनका अवैध प्रेम संबंध है। तो दिन में तो नहीं मिलते हैं, रात में मिलते हैं। होली का समय आता है तो सिलिया माता दीन के खलिहान से कुछ अनाज लेकर के रंग लेने के लिए जाती है। तो माता दीन उसको रोकते हैं और कहते हैं कि सिलिया, तू चाहती अगर हो कि मैं खाऊं भी और उड़ाऊं भी तो ये न चलेगा। तो बस्ती के सारे चमार इकट्ठा होते हैं और वो एक दिन माता दीन से कहते हैं कि या तो सिलिया को तुम ब्राह्मणी बना लो, पंडिताइन बना लो, ब्राह्मणी बना लो और नहीं तो हम तुमको चमार बना लेंगे। तो कहते हैं कि ब्राह्मणी बनाने में तुमको बहुत समय लगेगा, मंत्र, श्लोक, कथा, पूजा, हवन सब कराना पड़ेगा और हम तुमको चमार एक शब्द में तुरंत बना लेते हैं। और सभी लोग उसको पकड़ते हैं माता दीन को, उसके मुंह में एक हड्डी डाल देते हैं, कहते हैं देखो तुम चमार बन गए। तो इस प्रकार का जो साहसिक वातावरण है वो भी प्रेमचंद के उपन्यासों में देखने को मिलता है, जो भले ही क्षणिक रूप में हो। लेकिन आज देखिए कितनी चेतना है, दलितों में कितनी चेतना है, ओबीसी वर्ग में कितनी चेतना है, सामान्य वर्ग में चेतना तो है ही है। पढ़ने लिखने से लेकर के सामाजिक क्रांति और विरोधों की चेतना है, अपने अधिकारों के प्रति जो भाव है वो संविधान की बदौलत उन सब में है। प्रेमचंद के यहाँ जो सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज शासक स्वाधीनता आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हिंदू मुस्लिमों को धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं, कट्टरपंथी अब धार्मिक बनाते हैं और उनकी मिली भगत से वो कहीं न कहीं इस बात का विरोध ज़रूर दर्शाते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता लड़ाने की कोशिश कर रहे हो ये तुम्हारे साथ या हिंदुस्तानी के साथ चलने वाली नहीं। और उपन्यास मनुष्य की कथा के साथ जो अन्य प्रकार की जो टकराहट है इनके उपन्यासों में, वो जो मूल रूप से समकालीन जीवन चरित्र के बारे में बात करते हैं। चरित्र प्रधान तो मानते हैं, साथ ही प्रेमचंद की कथा वस्तु दृश्यात्मक, प्रदर्शनात्मक विभिन्न प्रकार की जो शैली है उसके साथ वो जुड़ते हैं और पाठक को एक प्रकार से वो वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक पाठक भी जाना चाहता है। पाठक के साथ वो बराबर जुड़े हुए हैं और इस बराबर जुड़ेपन में प्रेमचंद ने अपने जो प्रवर्ती उपन्यासकार हैं उस समय के जो लिख रहे हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हों, चाहे वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र हों, चाहे वो भगवती चरण वर्मा हों, बाद के उपन्यासकारों में जैनेन्द्र हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे उपन्यासकार हैं जो उनके बाद के उपन्यासकारों में आते हैं। निराला उसी समय लिखना शुरू करते हैं और बाद के दौर की बहुत प्रमुख जिसमें से वो बातें उनकी करते हैं। तो ये कि आज हम लोगों ने कोशिश की प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद के उपन्यासों में वर्णित विषय, सामाजिक समस्या, सरोकार प्रेमचंद के उपन्यासों में कैसे निहित होते हैं, समाज के यथार्थपन को प्रेमचंद कैसे अपने उपन्यासों में दिखाते हैं, भारतीय जनमानस के प्रति प्रेमचंद के प्रति क्या धारणा है, उनके उपन्यासों में से प्रेमचंद की जो स्थितियां हैं, प्रेमचंद की जो सरोकार हैं वो भारतीय समाज के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये उनके उपन्यासों में आज हम लोगों ने पढ़ा, देखा और सुना। प्रेमचंद की जो सामाजिक समस्याओं के रूप में, चाहे वो दलितोद्धार की समस्या हो, स्त्रियों की समस्या हो, सतीत्व की वैधव्य की समस्या हो, वैश्या जीवन की समस्या हो, या जो किसानों की जो आंदोलन की जो समस्या है उन समस्याओं से रूबरू हुए। जो बंगाल और बिहार में जो एक प्रकार से जो चल रहे हैं किसान आंदोलन, वो जमींदारों के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो बातें प्रेमचंद उठा रहे हैं, यानी किसान है तो किसान होने का उसको हक मिले और उसको हक इसलिए भी मिले कि वो किसान ज़मीन का मालिक है। वो जितनी मोहब्बत अपनी ज़मीन से करता है उतने अपने वतन से भी करता है। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर प्रेमचंद भारतीय समाज के साथ खड़े हुए हैं। विधवा विवाह की वो बात करते हैं, उन्होंने खुद विधवा विवाह सुरानी देवी से किया है। या जो आर्थिक मजबूरी है, जो आर्थिक बेबसी है,
प्रेमचंद के यहाँ जो पैसा ना होने के कारण भारतीय जीवन किस प्रकार से तहस नहस हो रहा है, उसकी वो बात करते हैं, उसके वो साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में जाति प्रथा किस प्रकार आती है, प्रेम का स्वरूप किस प्रकार आ रहा है, या जो स्त्रियों की मनोभाव हैं, स्त्रियों की जो आकांक्षाएं हैं, वो किस प्रकार से जुड़ती है। प्रेमचंद के यहाँ जो गांधी का प्रभाव है वो भी बहुत बड़े ढंग में विस्तृत फलक में दिखाई देता है, और उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों को अगर आप ठीक से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उस दौर का जो आर्थिक परिवेश था, उस दौर का जो सामाजिक परिवेश था, वो किस प्रकार से हिंदुस्तान की दशा को बयान कर रहा है। चाहे वो अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज आने के पीछे जो अंग्रेज़ों ने जो एक साजिश अपनाई कि हिंदुस्तान कमज़ोर पड़े, और हमसे जब गांधी जी चला रहे थे सविनय आंदोलन, नमक कानून आंदोलन, या विदेशी कपड़ों की गोली जलाना आंदोलन, या जब वो कह रहे थे कि वो हर स्त्रियां जाकर के धरने पर बैठें, बहुत सी स्त्रियों ने, एनी बेसेंट जैसी स्त्रियों ने, तमाम स्त्रियों ने उसका मुकाबला किया। और या कहीं गांधी जितना घर के बाहर है और गांधी जितने उसके आदमी के मन के भीतर उतनी भी गांधी, हर आदमी गांधीवादी सिद्धांत पर जाना चाह रहा है। तो जब इतना बड़ा व्यापक असर गांधी का हो, उस देवदूत का हो, तो जहे तौर से उस दौर के साहित्यिक और राजनीतिक ऐतिहासिक परिवर्तनों में भी गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। तमाम उपन्यास में गांधी की बात की गई, उन उपन्यासों में गांधी की चर्चा की गई, और उन उपन्यासों में जब गांधी की चर्चा की जा रही है तो कहीं न कहीं गांधी के सिद्धांत भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरा प्रेमचंद ने अपने हिसाब से लिख दिया, या प्रेमचंद ने यथार्थ की झलक में लिख दिया, रॉ में लिख दिया। प्रेमचंद के यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो सामाजिक जीवन में, सामाजिक धरातल में घटित हो रहा है, वो उनके उपन्यासों में दिखाई देता है। यही उनके यहाँ सामाजिक बात के परिवर्तित दौर के उपन्यासों में आप देखिए तो जैनेन्द्र आते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में, इलाचंद जोशी आते हैं, अज्ञेय आते हैं, भगवतीचरण वर्मा आते हैं, बहुत से उपन्यासकार आते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में बृंदलाल वर्मा उपन्यास आते हैं, और जयशंकर प्रसाद के बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास आते हैं। जो सामाजिक पीड़ा है, जो मन की जो पीड़ा है, वो प्रेमचंद के उपन्यासों में जिस प्रकार से दिखाई देती है, वो लगता है कि हमारी आपकी पीड़ा है। चाहे आप उनके गोदान उपन्यास में सिलिया और माता दीन का प्रसंग उठा के देखिए, चाहे वो मेहता और मालती का प्रसंग उठा के देखिए, चाहे वो गोबर और झुनिया का प्रसंग उठा के देखिए, जितने प्रेम के कोण हैं, उन प्रेम के कोणों में आपको वो दर्द जरूर दिखाई देगा। इसी प्रकार सुमन के यहाँ आप जो प्रेम है उसको देखिए, है ना, जो नैना का जो प्रेम है उसके प्रति देखिए। तो अगर प्रेम की चर्चा करेंगे, प्रेम के जो संदर्भों की चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रेमचंद उस जमाने में उस समाज के परिवेश का निर्माण कर रहे हैं जिस पर आज हम लोग खड़े हुए हैं, जिस पर आज का कथाकार खड़ा हुआ है, जिसका आज का युवक खड़ा हुआ है। आज के 50 साल पहले, आज के 60 साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो प्रेमचंद जो देख रहे हैं वो आगे आने वाले समय में वो घटित होगा, और आज घटित हो रहा है। अब देखिए, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, और 1936 में वो एक्सपायर कर जाते हैं। आज़ादी मिली नहीं, आज़ादी उसके करीब 10-11 साल बाद में होती है। लेकिन प्रेमचंद ने जो स्वराज का सपना देखा, गांधी ने जो स्वराज का सपना देखा, वो अंततः परिणित आया, और अंततः वो फलीभूत हुआ। और उन हमारे पूर्वजों ने जो एक प्रकार से सपने देखे स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए, स्त्री पुरुष संबंधों के लिए, और एक आत्मविश्वास की जो पैदाइश होती है उस दौर में, जिस दौर में प्रेमचंद आते हैं, यथार्थ को लेकर के आते हैं, और एक आदर्श की जो बात करते हैं, जो आदर्श गढ़ते हैं, वो प्रेमचंद के यहाँ और प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देता है। कहने का मामला ये कि हिंदी के जो यथार्थवादी और आदर्शवादी उपन्यासों की जो परिणति होती है, वो एक प्रकार से उस तिलिस्मी जासूसी अय्यारी उपन्यासों की बाद की परिणति है। हम सिर्फ कथा साहित्य को या उपन्यास साहित्य को मनोरंजन का वस्तु नहीं मानते,
प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य वो मसाल है जो समाज के आगे आगे चलती है। यदि साहित्यकार का दायित्व समाज सुधार से कहीं ज़्यादा है, उसको सजग रहना होगा, उसको अपने पथ पर चलने के लिए समाज को अर्चित करने होंगे, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने परिधान में। उसको ये ध्यान रखना होगा कि हम एक सभ्य और सभ्यतापूर्ण संस्कृति के नागरिक हैं। हिंदुस्तान मिलीजुली तहजीब का देश है, इसलिए हमें सभी धर्मों की आदर करने के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति से भी लगाव होना चाहिए। त्याग अपनी जगह, बलिदान अपनी जगह, अधिकार अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह। हम कुछ ऐसा काम न करें जिससे हम दूसरे के अधिकारों का हनन कर सकें, हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा सकें। हम एक मानवीय होने के साथ साथ मानवता के भी पक्षधर हों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेमचंद और प्रेमचंद की उपन्यास के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा किया वो समझ में आया होगा। हम लोग बहुत जल्द अगले लेक्चर में प्रेमचंद की परवर्ती उपन्यास पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार इतनी देर सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से अगर कोई प्रश्न हो